और सबसे पहले बात बुलेटिन में करेंगे किस तरीके से पुणे से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने किरण गोसावी को 3 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। गोसावी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर गोसावी को आज मुंबई में एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन इससे पहले पुणे पुलिस ने गोसावी को गिरफ्तार किया है। किरण गोसावी वही शख्स है जिसका आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हो गई थी, लेकिन सेल्फी वायरल होने के बाद भी वो पुलिस से भागता फिर रहा था। 2 दिन पहले उसे लखनऊ में सरेंडर की कोशिश की। उसे पकड़ने पुणे पुलिस की 2 टीम यूपी गई थी, लेकिन गोसावी फिर पुणे आ गया था। आइए आपको दिखाते हैं किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने किस केस में गिरफ्तार किया है। ये केस दरअसल 2018 का है। चिन्मय देशमुख नामक युवक ने पुणे के फरसखाना थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोप यह है कि मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर किरण गोसावी ने उससे 3 लाख रुपए ठग लिए। पैसे मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गई है। विद्या, किरण गोसावी का पकड़ा जाना इस केस के लिए कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है? जी देखिए, मामला तो 2018 का है, लेकिन पुणे पुलिस या फिर कह लीजिए महाराष्ट्र पुलिस तब तक कुछ नहीं कर रही थी जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किरण गोसावी को पंच विटनेस के तौर पे देखा था और उनका जो फोटो वायरल हुआ था उसका गोसावी का, उसके बाद अगर आपको याद हो नवाब मलिक ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि कैसे ये जो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला ये इंसान है उसको पंच विटनेस बनाया है एनसीबी में, क्योंकि अगर एक तरफ से देखें तो मोर्चा ही खोल रखा है नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ, और उसी मोर्चे में कड़ी थे किरण गोसावी। और किरण गोसावी का ये पूरा मामला तब ज्यादा जागरूक हो गया, पुणे पुलिस हरकत में तब आई जब किरण गोसावी का नाम नवाब मलिक ने लिया था, और उसके बाद से ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया। और आपको जैसा कि पता ही है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही आज तक से बात में बताया कि वो लखनऊ जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए, लखनऊ पुलिस ने उनका सरेंडर नहीं लिया। तब जाके पुणे की पुलिस ने आखिरकार जब वो पुणे की पुलिस के सामने पहुंचे सरेंडर करने के लिए, तब उस गिरफ्तारी हुई है किरण गोसावी की। तो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा आप कह लीजिए पुणे पुलिस भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थी इस पूरे मामले में, जब तक नवाब मलिक ने एनसीबी से वो जो जोड़ है वो तब तक नहीं दिखाया था। लौटेंगे आपके पास विद्या, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले किरण गोसावी ने आज तक से खास बातचीत की थी। धोखाधड़ी के आरोपों पर गोसावी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। पुणे के फरसखाना पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, तो फिलहाल हमारे साथ किरण गोसावी। सर जय हिंद, नमस्कार, मैं किरण गोसावी। जैसे कि आप बोल रहे कि फरसखाना पुलिस से फरार है और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, तो उस पे मैं पहले बोलना चाहूँगा कि चिन्मय देशमुख जो बंदा है उसको ऑलरेडी मैंने मलेशिया भेजा था। वहाँ पे वो 8 दिन रुका, उसके बाद में वो अपने आप रिटर्न आया, क्योंकि उसका मेडिकल वहाँ पे फेल आया था जब भी उसको पता चला, लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया नहीं। काफ़ी सारी बातें वहाँ पे भी हुई है, जो ये बता रहा है कि मुझे रात को 12 बजे 1 बजे दरवाज़ा खटखटाए जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे कि कंफर्म किया जाता है कि बंदा भाग तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनके पास में परमिट नहीं होता है। वहाँ पे परमिट लेने के लिए 8 से 10 दिन वर्किंग डेज का टाइम लगता है, तो तब तक वो हमारे मतलब इसमें रहते, निगरानी में रहते हैं। तो उसका दड़पन समझ के या कुछ समझ के अगर ये वहाँ से भाग के आया है, तो उसको मैंने वापस ऑफिस बुलाया था। उसके बाद में बुलाने के बाद उनके पेरेंट्स भी आए थे, मैंने उनसे समझौता किया। मैं बोला जो भी खर्चा हुआ है वो माइनस करके जो बचा हुआ है वो मैं आपको देने को रेडी हूँ। कोई भी आज अगर मैं 10 काम लेता हूँ तो 1-2 काम में प्रॉब्लम आती है। ऐसा मैं परफेक्ट नहीं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं परफेक्ट हूँ, 1-2 काम में प्रॉब्लम आती है। आज भी मेरे 100 के ऊपर 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं मलेशिया में, सिंगापुर में, और परमिट का प्रोसेस है जो 8 से 10 दिन का, वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से वो रिटर्न आ गए। प्रभाकर सेल के आरोपों को लेकर आज किरण गोसावी मुंबई में एनसीबी के सामने हाजिर होने वाले थे। गिरफ्तारी से पहले गोसावी ने एक वीडियो जारी करके प्रभाकर सेल पर गंभीर आरोप लगा दिए की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साईलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे, त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साईल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे सीडीआर रिपोर्ट
आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या. माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत. जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा है इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा. समीर वानखेड़े पर प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच कर रही एनसीबी ने अपनी बात रखने के लिए प्रभाकर सैल और किरण गोसावी को 2 दिन के भीतर अपनी बात रखने के लिए बुलाया है. इस मामले की जांच के लिए कल एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची थी. एनसीबी ने समीर वानखेड़े से करीब 4.5 घंटे पूछताछ की. एक मिनट अंगावर जाऊ नका रे. हमारे जो आप जो एसीटी है उनसे पूछे. नहीं सर, आपसे क्या पूछता था कि आपके बयान दर्ज किए, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? बयान दर्ज हुए, क्या हुआ सर? सर समीर सामने आया है, कुछ तो बोलेंगे इसके मामले के बारे में. क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा? सर कोई कार्रवाई होगी नहीं. सवालों की बौछार के बीच ये हैं एनसीबी के तेज तर्रार डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो कभी बड़ी बड़ी हस्तियों को ललकारते थे, अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं. आर्यन ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल के सनसनीखेज के आरोपों को लेकर कल मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में वानखेड़े से करीब 4.5 घंटे पूछताछ हुई है. पूछताछ एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में दिल्ली से आई एनसीबी की 5 सदस्यीय जांच टीम ने किया. जांच दल ने साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े को सबूत और पूछताछ के लिए अभी आगे भी बुलाया जाएगा. हालांकि आर्यन केस की जांच से उन्हें अभी नहीं हटाया जाएगा. कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए. इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान रिकॉर्ड किया है. लगभग 4-4.5 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत होगी तो उनसे लिया जाएगा. समीर वानखेड़े से तो पूछताछ हो गई, लेकिन एनसीबी की जांच टीम को अब इंतजार प्रभाकर सैल और किरण गोसावी का है. एनसीबी के मुताबिक दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली. अब मीडिया के जरिए सैल और गोसावी से हाजिर होने की अपील की गई. दोनों को कल तक का वक्त दिया गया है. हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद उनको वो नोटिस नहीं सर्व हो पाया है. तो मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये सहायता लेना चाहूंगा कि केपी गोसावी और प्रभाकर सैल जी जिनके एलिगेशन पर ये इंक्वायरी का गठन हुआ है, वो इंक्वायरी में शामिल हों. कल या परसों किसी भी दिन सीआरपीएफ मेस बांद्रा में आकर टीम के समक्ष जो भी कहना चाहते हो कहें. किरण गोसावी वही शख्स हैं जिनका आर्यन के साथ ये सेल्फी वायरल हुआ था. वो इस केस में स्वतंत्र गवाह हैं, लेकिन गोसावी एनसीबी के सामने हाजिरी लगा पाता इससे पहले ही पुणे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुणे में वो धोखाधड़ी के एक केस में वांटेड था. पुणे पहुंचने से पहले उसने लखनऊ में सरेंडर की कोशिश की थी. कल आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने एनसीबी के सामने पेश होने की भी बात कही थी, लेकिन इससे पहले वो पुणे पुलिस के फंदे में फंस गया. सर अभी पुणे का तो मेरा केस जो है वो तो मुझे सॉर्ट आउट करना ही है, लेकिन जो एनसीबी की दिल्ली से टीम आई है वहाँ से मुझे फ़ोन आया है कि मेरे घर पे भी समन्स गया था, तो घर पे मेरे लॉक है, तो मुझे फ़ोन आया उनका. और जो मेरे लोकेशन ट्रेसिंग चालू है वो डिपार्टमेंट की तरफ से तो चालू ही है, प्राइवेटली भी चालू है. इसके लिए मैं मेरा कंटिन्यू फ़ोन चालू नहीं रख सकता, तो मैं वहाँ पे जाके उनका स्टेटमेंट देके चाहिए तो फिर पुणे पुलिस में डायरेक्ट आ जाऊँ या पुणे पुलिस वाले वहाँ पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इस मामले में दूसरे गवाह प्रभाकर सैल को किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताया जाता है. सैल का दावा है कि किरण गोसावी शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करना चाहता था, जिसमें से 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर एनसीबी के अफसर और आर्यन केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को दिए जाने थे. इसी आरोप पर एनसीबी सैल से पूछताछ करेगी. सैल ने कल मीडिया के बीच आकर कहा कि गोसावी जब सामने आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा. उनको सरेंडर होने दो, फिर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, और भी कुछ है मेरे पास, मैं आपको सब बताऊंगा. ओके, धन्यवाद. इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े पर जांच की आंच मुंबई पुलिस से भी पहुंच रही है. मुंबई पुलिस में वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के 4 केस दर्ज हैं.
इसकी जांच के लिए 4 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। चारों जांच की निगरानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत कर रहे हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, साहिल जोशी और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी एसटीएफ ने कल रात एक एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी गैंग के एक शार्प शूटर को मार गिराया है। शार्प शूटर का नाम अली शेर उर्फ डॉक्टर है और झारखंड में बीजेपी नेता की हत्या के सिलसिले में उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। बीजेपी नेता का कातिल मुठभेड़ में ढेर। 1 लाख का इनामी अली शेर एनकाउंटर में ढेर। लखनऊ के मरियाव इलाके में बीती रात हुए एक सनसनीखेज एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है। इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अली शेर और उसके साथी कामरान को मार गिराया। अली शेर उर्फ डॉक्टर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वो मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग का शार्प शूटर था। आरोप है कि पिछले महीने की 22 तारीख को झारखंड में बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या कर फरार चल रहा था। उस पर आजमगढ़ में एक बीएसपी नेता की हत्या का भी आरोप है। अभी तक जो पता चला है कि उसमें एक अली शेर है जिसपे 1 लाख का इनाम है और ये IS 191 गैंग मुख्तार अंसारी का जो गैंग है इसका शार्प शूटर है, प्रोफेशनल किलर है। जितनी हत्याएं इसने यहाँ की हैं कई हत्याएं इसने अदर स्टेट्स में की हैं जिसकी अभी जानकारी की जा रही है। और साथ में इसका सहयोगी था बन्नू उर्फ कामरान जो कि इसके साथ लगभग घटनाओं में साथ में रहता था रैकी करने में। एसटीएफ के मुताबिक शार्प शूटर अली शेर के लखनऊ के मरियाव इलाके में होने की सटीक सूचना पर घेराबंदी की गई थी, लेकिन पुलिस से घिरते ही अली शेर और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में दोनों बदमाश जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वहीं दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर किसान आंदोलन में शामिल 3 महिलाओं की तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर जान चली गई। हादसे के वक्त महिलाएं डिवाइडर पर बैठी थी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हादसे में 3 जख्मी भी हुई हैं। ये महिलाएं पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली हैं। हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं टिकरी बॉर्डर के पास हादसा हुआ तो सिंघू बॉर्डर पर बवाल हुआ। कल सिंघू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसानों और पुलिस के बीच झड़प की यह तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की है। ये किसान सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखविंदर सिंह के उस जगह पर हवन करना चाहते थे जहां लखविंदर की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान पुलिस वालों से भिड़ गए। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस हंगामे में कुछ लोगों को सर में चोटें आई हैं, तो कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल शाम से ही बड़ी तादाद में किसानों का सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गया था। उत्तराखंड और यूपी से ये किसान पहुंचे थे और शाम ढलते ढलते किसानों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। लखविंदर सिंह के परिजनों ने पंजाब सरकार से 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने जो हमें रूट दिया उस रूट से आए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ से आपको पैदल जाना है। ठीक है, हमारी मांगे सिर्फ ये थी पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले
और वहां एक अरदास और हवन का एक प्रोग्राम था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। काफी हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया और अभी भी सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। उधर सिंघू बॉर्डर की दूसरी तरफ निहंगों का जत्था भी मौजूद है। निहंगों की बैठक में तय किया गया कि सिंघू बॉर्डर पर निहंगों का जत्था डटा रहेगा। गौरतलब है कि लखबीर की हत्या में 4 निहंगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। बैठक में ये भी तय किया गया कि दिवाली के बाद निहंग गुरुद्वारों की सुरक्षा व्यवस्था देखने पंजाब के गांव-गांव जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले कुछ दिनों से खबरों से बिल्कुल दूर था, लेकिन कल की घटना के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोनीपत से पवन राठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब बात पेगासस जासूसी कांड की करेंगे। भारतीय राजनीति में पेगासस जासूसी कांड एक बार फिर हलचल मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड की जांच के लिए टीम बनाई तो राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर ले लिया। हालांकि बीजेपी की ओर से भी राहुल पर पलटवार किया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के आदेश दिए तो हिंदुस्तान के सियासत में सरगर्मियां बढ़ गईं। कांग्रेस तो मानो ताक में बैठी थी। राहुल गांधी सामने आए 3 सवालों के साथ। राहुल के ये 3 सवाल थे: पेगासस को किसने खरीदा? पेगासस का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है? पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया? पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया? क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं पेगासस को? राहुल अपने इन 3 सवालों पर डटे भी हैं और अड़े भी हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। वामदल भी पूछ रहे हैं कि सरकार सीधे सवाल का सीधा जवाब दे कि पेगासस के जरिए सरकार ने जासूसी कराई कि नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम अनाउंस किया है वो अच्छी एक राइट डायरेक्शन में है, लेकिन हम चाहते थे कि सीधा सीधा सरकार जवाब दे कि भाई उसने इस्तेमाल किया पेगासस स्पाईवेयर को या नहीं। इस सवाल का जवाब से सरकार मुकरा रही है। राहुल के सवाल बीजेपी को चुभ गए। बीजेपी ने भी राहुल पर करारा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहते रहे हैं। उन्होंने राहुल को रिपीटिशन राहुल कह दिया। आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था कि इस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है। अब जासूसी कांड का जिन्न एक बार फिर निकल आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करीब करीब सरकार को झटका देते हुए जासूसी कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक टीम के गठन का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने विशेषज्ञों के पैनल से
जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद करने की बात कही है। आज तक ब्यूरो। दीपावली को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। होटल लॉज की तलाशी ली जा रही है और आज तक से खास बातचीत में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। उनसे बात करेंगे। राकेश जी, पहला सवाल हमारा है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेके त्योहार आ रहे हैं, इसके लिए दिल्ली पुलिस किस तरह तैयार है? क्योंकि अक्सर टेरर थ्रेट, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं हाल ही में। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पिछले 1.5-2 महीने से तैयारी कर रही है ताकि जो जनता है वो बहुत उत्साह से और खुशी के माहौल में त्यौहार मनाए। चूँकि बाज़ारों में और सड़कों पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है तो इसलिए सड़क पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा रहे, खास करके पीक आवर्स में ये इंश्योर किया गया है। सीनियर अधिकारियों को भी कहा गया है कि पीक आवर्स में वो पेट्रोलिंग खुद भी करें और सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको सुपरवाइज करें। जो मॉक ड्रिल्स हैं, जो एंटी टेरर मेजर्स हैं, तमाम डिप्लॉय किए गए हैं और रेगुलरली हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं ताकि जो थ्रेट्स दिल्ली को हैं उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। महिला सुरक्षा की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके भी दिल्ली का नाम आता है। हाल ही में आपने कई उपाय किए हैं जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम कम किए जा सके, उसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या वीकर सेक्शंस हैं, उनके विरुद्ध जो क्राइम होते हैं उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ अटेंड किया जाए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं। क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली किया जाए, आरोपी को पकड़ा जाए और ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा जाए तो फास्ट ट्रैक ट्रायल कराने की कोशिश की जाए। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली सभी ऑफिसर्स को दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो अपना सेटअप है हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस काम को करता है और कहीं भी कोई अड़चन आती है तो सीनियर अधिकारी हमेशा मौजूद हैं। उनको अगर इस तरह का सूचना मिलती है तो वो भी इंटरवीन करके उसको स्मूथली कराने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 9 महिला SHO, 6 DCP, क्या इसी क्राइम को रोकने के लिए एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है? देखिए, ऐसा है, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है और ख़ास करके जब आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, पुलिस फोर्स में है, तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप मेल या फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होते हैं। और जो अभी पोस्टिंग्स हुई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में या पुलिस स्टेशंस में, वो उनकी महिला ऑफिसर्स जो भी हैं उनकी कॉम्पिटेंस है तभी दी गई है और ये भी विश्वास है कि वो पुरुष जो साथी हैं उनके साथ काम कर सकती हैं, उनसे अच्छा काम कर सकती है। दिल्ली में ड्रग्स कंट्रोल के लिए या नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अलग से एक पूरा का पूरा विभाग है। दिल्ली पुलिस उसमें इस ऐसे क्राइम को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है? सभी थानों को, सभी सीनियर ऑफिसर्स को बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं कि ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है पूरे शहर में, इस पे एक अभियान चला के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो हमें करनी है कड़े से कड़ी वो हम करें। पिट NDPS एक्ट है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधिकार दिए गए हैं पुलिस को, उसका भरपूर उपयोग किया जाए और हर हालत में ये जो नेक्सस है ड्रग पेडलर्स का सिंडिकेट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ, उसको तोड़ा जाए। कि कई गैंगवार हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी सामने आ रहे थे। पिछले 3-4 महीने के पहले से भी हम देख रहे हैं सड़क पे शूट आउट्स हुए बहुत सारे। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है? हाल ही में स्पेशल सेल को भी पुनर्गठित करने की कोशिश की गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स, गैंग वॉर्स, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स इसके लिए हैं इन प्लेस। स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, इवन पुलिस स्टेशंस में भी जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं
सभी को ये निर्देश है कि किसी भी कीमत पे शहर के अंदर गैंग वॉर, गैंगस्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको चलने नहीं दिया जाए और जितने भी गैंगस्टर्स हैं, उनके गैंग मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी कार्रवाई हमें करनी है हम कर रहे हैं। 80% से ज़्यादा लोग जेल के अंदर बंद हैं, उनके कुछ लोग बाहर घूमते हैं जिनके थ्रू ये लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी कंटिन्यूसली रेड करके केसेस करके उनकी भी पकड़ दकड़ की जा रही है और हम अवेयर हैं उनके मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर और उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी है, वो हम करेंगे। आखिरी सवाल, अभी हाल ही में कुछ किसान नेताओं ने ये सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस ने हमने रास्ता नहीं बंद किया बल्कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है। इस पे दिल्ली पुलिस का क्या पक्ष? मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है। जो भूतकाल में आंदोलन हुआ था और जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिगड़ा था तब ये बैरिकेडिंग की गई थी और उसके बाद सड़क के ऊपर दूसरी तरफ भी टेंट्स लगा के रोड ब्लॉक की हुई है। दिल्ली पुलिस हमें सतत जो किसान आंदोलन में नेता हैं उनके साथ संपर्क में है और जहाँ तक रोड ओपनिंग का सवाल है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सहूलियत हो लोगों को ट्रैफिक के लिए। कोरोना के बाद जारी तेज आर्थिक रिकवरी ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जोश पैदा किया है। पिछले साल औंधे मुंह लुढ़कने के बाद इस साल ये सेक्टर प्री कोविड स्तर से आगे निकलने को तैयार है। ऐसे में अगर सरकार अपनी नीतियों के जरिए रेस्टोरेंट उद्योग की मदद करती है तो फिर ये लाखों नए रोजगार भी पैदा कर सकता है। कोरोना काल में आर्थिक रिकवरी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्थिक रिकवरी तेज हो गई या सुस्त हो गई, ये भी कई बार आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। आखिर क्या है ये आर्थिक रिकवरी और कैसे ये वाकई तेज हुई है, इसकी मिसाल को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जरिए समझते हैं। कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है। इस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। 5 लाख सदस्यों वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का दावा है कि 2020-21 में फूड सर्विस इंडस्ट्री में 53% की भारी भरकम गिरावट आई थी। इस गिरावट के असर से 25% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गए थे। इसके साथ ही 24 लाख लोगों की नौकरियां भी कोरोना काल की भेंट चढ़ गई थीं। NRAI का दावा है कि भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 से फूड सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस नुकसान के बाद कैसे आर्थिक रिकवरी का जादू इस सेक्टर पर चला है, आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझते हैं। दरअसल 2019-20 में देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का आकार 4.2 लाख करोड़ रुपए था। 2020-21 में 53% की गिरावट आने से इस इंडस्ट्री का साइज घटकर 2 लाख करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन हालात सामान्य होते ही रेस्टोरेंट उद्योग फिर से पटरी पर लौटने लगा है और NRAI के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री का आकार अब बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यानी प्री कोविड साल 2019-20 के मुकाबले भी ये सेक्टर 10% बढ़ने को तैयार है। सेक्टर का साइज बढ़ने का सीधा मतलब है कि इसकी वर्कफोर्स मौजूदा 73 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जिससे काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस तेजी का असर नजर आने लगा है क्योंकि कुशमैन एवं वेकफील्ड की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि अब देश में रिटेल स्पेस की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका काफी हिस्सा रेस्टोरेंट्स ले रहे हैं। NRAI का कहना है कि इस सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक रिकवरी में इसका योगदान बढ़ाने के लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। आदित्य के राणा, आज तक।